हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 6 जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो अब से पहले जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने मोटे मोटे तौर पर यह समझा था कि पृथ्वी पर क्या क्या मिलता है, जैसे कि ज़मीन या फिर हवा या फिर जल, ये सब चीज़ें जो है पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब आने वाले चैप्टर्स में हम इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इनके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है काफ़ी कह सकते हैं कि आश्चर्यों से भरी हुई है। तो एक एक करके सारी चीज़ों का पता चलता जाएगा जैसे ही हम आगे अपने चैप्टर्स में बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो इस चैप्टर के बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? सबसे पहले देखेंगे माउंटेन्स, फिर देखेंगे प्लेट्यूज, माउंटेन्स यानी पर्वत, प्लेटू मतलब पठार, फिर देखेंगे प्लेन्स यानी मैदान, मैदानी भाग जो होते हैं, और फिर देखेंगे लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। तो ये सभी टॉपिक रहने वाले हैं हमारे आज के चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के सरफेस की, तो हमारा जो पृथ्वी का जो सरफेस है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिलेगा। कहीं पर आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं पर आपको पर्वत श्रृंखला मिलेंगी, कहीं पर आपको मैदान मिलेंगे, हरे भरे घास के मैदान मिलेंगे, कहीं आपको झीलें मिलेंगी, कहीं नदियाँ मिलेंगी, तो कहीं पर आपको पेनिनसुला मिलेगा, प्रायद्वीप मिलेंगे। तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर से बनी है हमारी पृथ्वी। सरफेस पर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के बारे में जानेंगे हम आज के वीडियो में। देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो सरफेस है वो आपको अलग अलग आकृतियों में दिखाई देता है। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं। तो भू आकृतियों में काफ़ी भिन्नता मिलती है, मतलब काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है हमें लैंडफॉर्म्स में। तो अगर बात की जाए कि ये भू आकृतियाँ किसका परिणाम है, तो ये भू आकृतियाँ हमारी दो चीज़ों की वजह से होती हैं। एक तो होती है आंतरिक प्रक्रिया, जिसे कि इंटरनल प्रोसेस कहेंगे इंग्लिश में, और एक होगी हमारी बाहरी प्रक्रिया, मतलब एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक तो प्रोसेस होता है जो कि हमारी ज़मीन के अंदर हो रहा है, पृथ्वी के अंदर हो रहा है, जो कि हमारी प्लेट्स हैं ज़मीन के अंदर। पृथ्वी पर आपको पता ही होगा इसके बारे में कि पृथ्वी पर काफ़ी सारे प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि मूवमेंट करती रहती हैं। बहुत ही पता नहीं चलता है लेकिन मूवमेंट उनमें चलता रहता है। तो उनके कारण क्या है कि चेंजेस कुछ ना कुछ होते रहते हैं, जैसे कि भूकंप वगैरह आते हैं तो वो भी उसकी वजह से ही आते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि होते रहते हैं। तो ये होती है आंतरिक प्रक्रिया जो कि हमारी ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर होती है। एक होती है बाहरी प्रक्रिया जो कि सतह के बाहर होती है, जैसे भूमि पर भूमि का कटाव होता रहता है, फिर से वो बनती है, फिर से बिगड़ती है। मतलब कहीं पर आपको ज़मीन जो है कभी कहीं पर धंस जाएगी, कहीं पर आपको उभरी हुई मिलेगी, कहीं पर पर्वत बन जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस है ये चलता रहता है पृथ्वी पर। तो एक और इसमें आता है हमारा जो बाहरी प्रक्रिया है, उसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो होती है हमारी कि पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना, अपरदन कहलाता है, इरोजन कहलाता है। जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो टूटकर घिस जाती है। या तो देखो, कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, कहीं कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो वहाँ से मतलब हट जाती है, घिस जाती है, या फिर वहाँ से टूट कर कहीं और चली जाती है। तो कई सारे कारण हो जाते हैं, कई सारे जो है परिणाम हो जाते हैं अपरदन के। इसके अलावा होता है निक्षेपण, मतलब डिपोजिशन। ये होता है अपरदन की प्रक्रिया द्वारा सतह जो है नीची हो जाती है, और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा पुनर्निर्माण होता है। तो जैसे अपरदन हो गया, इरोजन हो गया सॉइल का, मतलब मिट्टी का कटाव हो गया, वहाँ से ज़मीन होगी खाली। तो अब वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि भाई नदी में से कुछ वो आ रहा है, कुछ वेस्ट मटेरियल आ रहा है। आपने देखा होगा जो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं तो वो अपने साथ काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर आती हैं, कितने सारे पदार्थों को लेकर आती हैं। तो वो क्या होता है, वो एक जगह कहाँ पर जहाँ पर डेल्टा होता है, डेल्टा वाली जगह पर क्या होती है, वो जो है सारा अपना वेस्ट वहाँ पर डाल देती है, और उससे क्या होता है डिपोजिशन हो जाता है उसका। तो अपरदन की प्रक्रिया से जो ज़मीन घिस गई थी वो फिर से वहाँ पर पुनर्निर्माण हो जाता है। तो ये कई तरह से हो सकता है। ये प्रक्रियाएं जो हैं कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि बहते पानी से हो सकती हैं ये आपकी, जैसे बाढ़ के पानी से, बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है उससे हो सकता है। बर्फ़ से हो सकता है ये, जैसे आपने देखा होगा पर्वतों पर काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलती है। और हवा से भी हो सकता है ये, जैसे हवा आपने देखा होगा तेज़ हवा चलती है तो रेगिस्तान में
कहीं कहीं आपको रेत के टीले दिखेंगे और कहीं कहीं वो रेत को अपने साथ बहा ले जाती हैं। कई सारे रीज़न होते हैं इसके। अब बात करेंगे माउंटेन्स की, पर्वतों की। पर्वत क्या है? तो पर्वत होता है ज़मीन का कोई भी ज़मीन की जो सतह ये प्राकृतिक ऊंचाई है, मतलब जैसे ज़मीन का कोई हिस्सा ऊपर उठ गया उसको हम कहते हैं पर्वत, और वो कई कारणों से होता है, आगे इसके बारे में जानेंगे। तो आसपास के क्षेत्र की तुलना में वो काफ़ी अधिक ऊंचाई होती है उसकी, तो वही कहलाता है हमारा पर्वत। पर्वत की जो है, अगर हम देखें, दो लक्षण होते हैं कि एक तो होता है कि इसका शिखर छोटा होता है। शिखर मतलब ये जो हिस्सा है इसका छोटा होता है, और मतलब कह सकते हैं हम नैरो होता है थोड़ा सा। और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कम लोग रहते हैं, क्योंकि चोटी पर जाकर तो लोग नहीं रह सकते, क्योंकि घर नहीं बनाए जा सकते। तो क्या होता है, ढलान खड़ी होने के कारण खेती के लिए कम ज़मीन उपलब्ध है, और घर तो बन ही नहीं सकते, दूसरा खेती भी नहीं होती है यहाँ पर। कुछ जगह पर होती है टेरेस फार्मिंग, लेकिन काफ़ी सारी जगह पर नहीं होती है। जो ज़्यादा ऊंचाई पर जगह होती है वहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, जगह भी कम होती है, दूसरा टेम्परेचर भी कम हो जाता है वहाँ पर। और एक होता है चौड़ा आधार पर्वत का, आधार इसे कहते हैं बेस को, तो यहाँ से होता है चौड़ा, ऊपर से होता है कम चौड़ा है ये। इसको ऐसे पर्वत को हम कहते हैं, ऐसी संरचना को कहते हैं हम पर्वत। तो पर्वत का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या शामिल है इसमें। पर्वत में शामिल होती हैं हिम नदियाँ यानी ग्लेशियर्स, और रेंजेस शामिल होती हैं इसमें, पर्वतों की श्रृंखला। एक साथ कई सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, और पर्वतों के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे पर्वत होते हैं, कई तरह के होते हैं पर्वत। और ज्वालामुखी गतिविधि आपको इसमें मिलेगी, और नदी घाटी आपको मिलेंगी। घाटियाँ होती हैं जैसे पर्वतों के बीच वाली जो जगह होती हैं, यहाँ पर नदियाँ पानी ले जाती हैं बहाकर, तो ज़मीन वहाँ से जगह अपनी बना लेती है, मतलब जो नदियाँ हैं जगह बना लेती हैं अपनी पर्वतों के बीच में, तो वही हो जाती है नदी घाटी। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिमनद, हिमनद किसे कहते हैं? देखो, पर्वतों में स्थायी रूप से जमी बर्फ़ की नदियाँ हैं जिन्हें कि हिमानी कहा जाता है। अब जो माउंटेन्स हैं उन पर हाइट ज़्यादा रहती है, तो क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है ज़्यादा ऊंचाई पर जा करके। तो क्या होता है, अब जो पानी रहता है ना, नदियाँ जो रहती हैं उनकी बर्फ़ बन जाती है, पानी के बदले उनकी बर्फ़ बन जाती है, तो उन्हीं को कहा जाता है हिमानी या फिर हिमनद। और ये पानी का भंडार गृह गृह कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, और जो नदियाँ हैं, आपने देखा जो जो पर्वतों से नदियाँ आती हैं वो उन्हें पानी इन्हीं से मिलता है, ग्लेशियर से ही पानी मिलता है, और ये पानी काफ़ी काम में आता है। आगे और जानेंगे इसके बारे में। और कुछ पहाड़ समुद्र के नीचे भी होते हैं। समुद्र के नीचे जो होते हैं उनका उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत। तो मोनाकी पर्वत ये हवाई द्वीप में पड़ता है, और ये समुद्र के नीचे एक पर्वत है। ये जो है ऐसे है पर्वत, जैसे यहाँ पर ये पर्वत है और ये समुद्र तल हो गया, तो समुद्र में से ये आपको इतना सा ही दिखेगा, इतना हिस्सा ही दिखेगा इसका ऊपर वाला, बाकी ये नीचे समुद्र में ही है समाया हुआ। तो अब क्योंकि हमें ऊपर दिखता है तो हमें लगता है कि ये इतना ही बड़ा पर्वत है, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो है 10,205 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर। तो हाइट इसकी काफ़ी है, लेकिन दिखता काफ़ी कम है समुद्र के बाहर। तो ये है आपका मोनाकी पर्वत, और ये ग्लेशियर्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बर्फ़ जमी रहती है पर्वतों पर, तो पानी का काफ़ी बड़ा सोर्स रहता है ये ग्लेशियर्स। फिर है पर्वत श्रृंखला की बात करें। पर्वत श्रृंखला होती हैं जो पर्वत काफ़ी सारे एक साथ ही रहते हैं, और काफ़ी लंबी जो है रेंज बना देते हैं वो, जैसे कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आप देखेंगे तो यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको ही हम कहते हैं श्रृंखला, माउंटेन रेंज। ऐसी एक श्रृंखला है आल्प्स पर्वत, और ऐसी ही एक श्रृंखला है एंडीज़ पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, सीटेट में पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, तो ध्यान रखेंगे। पर्वतों का महत्व क्या होता है? तो पर्वतों का काफ़ी महत्व है। एक तो जल का भंडार होता है, जो इसमें ग्लेशियर्स होते हैं, वो इनके द्वारा जो है नदियों को पानी मिलता है। पानी जो मिलता है नदियों को इनसे ही मिलता है, जैसे गर्मी थोड़ी पड़ती है तो ये पिघलने लगते हैं और नदियों में पानी बहने लगता है इनके थ्रू। और जलाशय भी बनाए जाते हैं इनके। कैसे जलाशय बनाए जाते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा बांध बनाए जाते हैं नदियों पर पानी को रोकने के लिए, तो उनके पीछे ही जलाशय बना दिए जाते हैं, एक झील जैसे इस तरह के बना दिए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। तो फिर इसका उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है, या फिर जल विद्युत का उत्पादन करते हैं यहाँ से। और भी महत्व होते हैं इसके, जैसे कि पहाड़ों पर अगर आप देखें तो ये जो नदी की घाटी होती हैं, नदी की घाटी क्योंकि गहरी रहती हैं ये,
दीघा घाटी देख सकते हैं आप। और टेरेस, टेरेस जो होती हैं, पहाड़ों की जो छतें होती हैं कुछ इस तरह से बना दी जाती हैं सीढ़ी के आकार की, और यहाँ पर खेती की जाती है। तो काफ़ी महत्व होता है पहाड़ों का इस चीज़ के लिए भी। पहाड़ों में वनस्पतियाँ और जीवों की एक समृद्ध विविधता मिलती है, मतलब फ्लोरा और फौना मिलते हैं। वनस्पति मिलती है और जीव मिलते हैं काफ़ी मात्रा में। वनस्पतियाँ जो होती हैं वो हमारे दवाइयों के भी काम आती हैं, कुछ मसाले भी मिलते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा वो खाने के काम भी आते हैं। जीवों की भी एक समृद्ध विविधता है, जीवों का भी काफ़ी उपयोग होता है बहुत सी चीज़ों में। इसके बाद और महत्व देख लेते हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं या फिर जंगल हैं, इनसे बहुत तरह के उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि ईंधन हमें मिलता है, या फिर चारा मिलता है पशुओं के लिए, और आश्रय भी मिलता है, मतलब रहने के लिए जगह मिलती है, और बहुत सी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं जैसे गोंद, किशमिश, खाने की चीज़ें, या फिर आप कहें कि वैसे यूज़ करने की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा जो पर्वत होते हैं पर्यटकों के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं, मतलब टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है पर्वत या पहाड़। और इनमें काफ़ी सारे खेल हैं जो कि खेले जाते हैं पहाड़ों में। पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग जैसे कई गेम्स हैं जो कि पहाड़ों में खेले जाते हैं, बर्फ़ में खेले जाते हैं, देखा होगा आपने। अब देखते हैं पर्वतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पर्वत जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके, एक तो आपका होता है फोल्ड माउंटेन्स, जिनको हिंदी में वलित या फिर मोड़दार पर्वत कहते हैं। एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, जिनको कि ब्लॉक या फिर भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। आगे हिंदी देखेंगे इसकी, यहाँ पर लिखना हो नहीं पाया। इसके बाद अब वोल्केनिक माउंटेन, जो कि ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। तो तीनों के डायग्राम आप देख सकते हैं। ये होता है वलित पर्वत। वलित पर्वत होते हैं आपके दो आपकी प्लेट्स, अभी समझाती हूँ इसके बारे में। तो वलित पर्वत जो होते हैं, जैसे 2 प्लेट्स हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर 2 प्लेट्स हैं, तो 2 प्लेट्स ऐसे ऐसे एक दूसरे की तरफ आती हैं ये, और ऐसे टकराती हैं, तो ये कुछ इस तरह से ऊपर उठ जाती हैं। तो इस तरह से जो पर्वत बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कुछ इस तरह से प्लेट्स होती हैं, और ये एक दूसरे से जैसे टकराती हैं, तो ये ऐसे उभर कर आ जाता है इसका स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही एक पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत, और देख सकते हैं आप ये रहा, ये हिमालय पर्वत का ही एग्जाम्पल है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, और ये नए पर्वत कहलाते हैं। मतलब काफ़ी नए हैं ये, नए मतलब कुछ साल पुराने नहीं हैं, वैसे तो करोड़ों साल पुराने हैं, लेकिन बाकी पर्वतों से नए कहे जाते हैं ये। तो हिंदी में कहेंगे वलित या फिर मोड़दार पर्वत। और ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन, या फिर हम कहें भ्रंशोत पर्वत। इसमें क्या होता है, इसमें एक हिस्सा नीचे धंस जाता है, तो दूसरा जो हिस्सा होता है ये अपने आप ही ऐसा लगता है जैसे उभर गया हो या फिर पर्वत बन गया हो। तो नीचे वाला जो हिस्सा धंस जाता है ये, इस वजह से ये वाला हिस्सा ऐसा लगता है जैसे पर्वत बन गया हो। तो ये वाले कहलाते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। इसके अलावा होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो पृथ्वी के अंदर आपको पता ही है कि लावा रहता है, ये रहता है मैग्मा, रहता है मैग्मा। तो ये क्या होता है कि जैसे ही गर्म होता है तो बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता है। तो ये जब पृथ्वी की सतह पर निकलता है तो ये ठंडा होकर क्या होता है, एक ऊंची सी लेयर बना देता है पृथ्वी के ऊपर, एक मोटी सी लेयर बना देता है। और जब ये काफ़ी मात्रा में लेयर ऊंची हो जाती है तो ये एक तरह से पर्वत जैसा लगता है। तो ये कहलाते हैं हमारे ज्वालामुखी पर्वत। तो इनके बारे में डिटेल में अगर देखें तो वही वैसे तो मैंने बता दिया आपको। पृथ्वी की भूपटपटी के मुड़ने के कारण ये बनते हैं, वही जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के, उससे बनते हैं ये वलित या फिर मोड़दार पर्वत। और कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हैं हिमालय पर्वत, इसी का एग्जाम्पल है वलित पर्वत का। आल्प्स पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत या फिर यूराल पर्वत, ये सभी जो हैं एक तरह के वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। फिर इसमें देखते हैं, इनको ही देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आल्प्स जो पर्वत है वो पड़ता है, यहाँ पर आपका अपलेशियन पर्वत पड़ता है, यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत है, और यहाँ पर आपका और एक था हमारा यूराल पर्वत और अरावली। यूराल तो आपको पता ही है कि ये यहाँ पर पड़ता है, जो कि एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और जो अरावली है वो पड़ता है इंडिया में। तो ये माउंटेन्स हो गए हमारे मुख्य फोल्ड माउंटेन्स। फिर आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कुछ इस तरह के होते हैं, बता चुकी हूँ मैं। और ये बड़े क्षेत्र के टूटने या फिर लंबवत रूप से विस्थापित होने पर होते हैं, जैसे कोई जगह या तो टूट जाती है या तो फिर धंस जाती है, कुछ इस तरह से।
तब बनते हैं ये। जो उठा हुआ भाग होता है इसका, ये वाला जो भाग होता है उठा हुआ, इसे हम कहते हैं उत्तखंड। हिंदी में कहते हैं उत्तखंड और इंग्लिश में कहते हैं होस्ट। और ऐसे ही ये जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है इसको हम कहते हैं ग्राबेन या फिर भ्रंश। भ्रंश कहेंगे हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे ग्राबेन, नीचे धंसा हुआ जो हिस्सा रहता है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक तो होता है राइन घाटी। राइन घाटी है एक, ये इसी प्रकार का पर्वत है। और एक है वॉसजेस पर्वत। तो ये दोनों आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। फिर है वोल्केनिक माउंटेन्स। वही मैंने बताया आपको कि ये लावा जब निकलता है तो अंदर ये मैग्मा बनता है, और जब ये बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। तो जब ये बाहर निकलता है तो बाहर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब ये बाहर निकलता है तो ये ज़मीन पर काफ़ी मात्रा में जम जाता है और ऐसी ऊंची लेयर बनती चली जाती हैं, तभी इसका पर्वत का निर्माण होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं अफ्रीका में किलिमंजारो और जापान में फ्यूजियामा। तो ये किलिमंजारो पर्वत है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल खास तौर पर याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है पठार। पठार क्या है? पठार एक उठी हुई सपाट भूमि होती है। अब देखो हमने पढ़ा था जैसे पर्वत क्या होते हैं, पर्वत तो कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन जो पठार होते हैं वो होते हैं हमारे कुछ इस तरह के। ये ऊपर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं। ये फ्लैट होते हैं मेज की तरह, तो एक मेज की तरह सपाट होंगे ऊपर से। और इनकी ऊंचाई भी काफ़ी रहती है, 100 मीटर से हज़ारों मीटर तक इनकी ऊंचाई हो सकती है। और पर्वतों की तरह ये भी नए या पुराने हो सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से पठार फेमस हैं। एक तो है भारत में ही है दक्कन का पठार, एक है आपके केन्या में, तंजानिया में और युगांडा में, पूर्वी अफ्रीका के पठार हैं ये। तो ये जो कंट्रीज़ हैं पास में ही हैं, तो ये इन्हीं एरिया में फैला हुआ है। फिर है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है एक पश्चिमी पठार। इसके अलावा तिब्बत का पठार है जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 4000 से 6000 मीटर तक। तो कुछ इस तरह का होता है प्लेटू, देख सकते हैं आप। तो ये देखो हाइट है इसकी काफ़ी, और देखो ऊपर से फ्लैट है, इस तरह का होता है। जो इंडिया में दक्कन प्लेटू है वो यहाँ पर पड़ता है, जो आप एरिया देख रहे हैं। इसके अलावा और भी प्लेटू हैं इंडिया में, जैसे कि यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, यहाँ मालवा का पठार पड़ता है, थोड़ा इधर यहाँ पर पड़ता है मालवा का पठार। तो ये तो मोटे मोटे थे, बाकी तो काफ़ी मिलते हैं छोटे मोटे पठार। तो फिर इसका जो महत्व है वो देख लेते हैं, एडवांटेज क्या है प्लेटूज़ के। तो पठार के क्या लाभ हैं? इसमें खनिज भंडार में काफ़ी समृद्धि मिलते हैं, मतलब मिनरल काफ़ी मिलते हैं इसके अंदर। तो ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अफ्रीकी पठार हैं। अफ्रीका में जो पठार हैं वो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब सोने और हीरे की खान है वहाँ पर, सोना और हीरा बड़ी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जो भारत में छोटा नागपुर का पठार है उसमें आपको मिलेगा ज़्यादा मात्रा में लोहा, कोयला और मैग्नीज। तो इस तरह के जो मिनरल्स हैं ये आपको पठारों में मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सोने और हीरे की खान, इनका कलर भी ऐसे ही दिख रहा है सोने जैसा। और भी इसके एडवांटेज हैं पठारों के। पठारों में कई तरह के झरने आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्जांपल है भारत में हुंड्रू जलप्रपात, आपने सुना होगा, तो ये छोटा नागपुर में पड़ता है। और एक है जोग, कर्नाटक में पड़ता है, जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा लावा पठार है। लावा पठार भी एक महत्वपूर्ण पठार है जो कि काली मिट्टी में समृद्ध है, मतलब काली मिट्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसी वजह से ये काफ़ी उपजाऊ है और खेती के लिए काफ़ी अच्छा है लावा प्लेटू। तो ये है हुंड्रू जलप्रपात और ये है जोग। इसके बाद बात करेंगे मैदानों की। मैदान होते हैं समतल सपाट भूमि होती है ये आपकी मैदान। जैसे कि आप देखें नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा जो है ये मैदानी भाग है। तो मैदान विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि इसमें जो दशाएं हैं वो मानव जीवन के लिए काफ़ी अच्छी मिलती हैं, सारी सुविधाएं होती हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं, ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपने देखा ही होगा यूपी में काफ़ी जनसंख्या है इसी वजह से, तो क्योंकि मैदानी भाग है यहाँ पर। और मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं और ये भी एक कारण है जनसंख्या ज़्यादा होने का, क्योंकि खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन मिल जाती है तो लोगों के जीवन यापन के लिए उनको एक जरिया मिल जाता है। परिवहन ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या ज़्यादा रहने का, क्योंकि परिवहन की सुविधा रहेगी तो लोगों को भी सुविधा रहेगी आने जाने की, क्योंकि परिवहन का निर्माण आसानी से हो जाता है, तो यहाँ पर परिवहन भी
काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। समतल भूमि मकान बनाने और खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग मिलेंगे। उदाहरण अगर हम देखें तो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान वो कहलाता है जहाँ से ये नदियाँ गुजरती हैं, वो पूरा इनका ही मैदान कहलाता है। तो यहाँ पर लोग भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है चीन में यांगत्ज़ी, तो ये भी एक ऐसा मैदान है जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह के होते हैं मैदान, और यहाँ पर जो ज़मीनें हैं सपाट रहती हैं, तो इसलिए खेती भी अच्छे से की जा सकती है। देख सकते हैं हरे भरे खेत दिख रहे होंगे। तो बाकी वही है कि जो अब हमारा टॉपिक आता है लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब देखो हमने जान लिया कि जो हमारी जो ज़मीन है वो काफ़ी उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है, तो काफ़ी तरह की मिलती है, जैसे कि कहीं पर पर्वत मिलेंगे, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं पर मैदान मिलेंगे। अब देखो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें कि कहाँ पर कैसी लाइफ मिलती है, तो उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ की तुलना में मैदान में फसल उगाना, घर बनाना या फिर सड़क बनाना आसान होता है। जो पहाड़ पर लोग रहते हैं उनकी लाइफ काफ़ी कठिन रहती है। इसके अलावा जो भूकंप हैं, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर तूफान या फिर बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये भी विनाश का कारण बनती हैं। ये बहुत सी जगह पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि भूकंप से काफ़ी जगह जो प्रभावित होती हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि हम एक अवेयरनेस फैलाएं लोगों में, कि उनसे बचाव के उपाय बनाएं, जैसे कि मान लो कहीं पर भूकंप आ रहा है तो वो जगह खाली कर दें। इस तरह से बचाव करके ही इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं, किसी का जोर नहीं चलता इन पर, तो बचाव ही इसमें अवेयरनेस ही बचाव है। तो हम जो है अब बात आती है कि हम भूमि का या फिर जल का हम कितने प्रकार से उपयोग करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि सभी लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं, कुछ लोग समझदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकान बना लेते हैं, जो कि जो ज़मीन खेती के लिए यूज़ की जा सकती थी उस पर मकान बना लेते हैं, या फिर कचरा फेंकते रहते हैं इधर उधर, या फिर नदी को प्रदूषित करते रहते हैं गंदा पानी उसमें बहाकर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि फैक्ट्री बनाए रहते हैं, फैक्ट्री का जो पानी रहता है गंदा, वो ज़मीन के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे कि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रकृति ने हमें ऐसे महत्वपूर्ण उपहारों का हमें जो है ऐसे महत्वपूर्ण उपहारों का लापरवाही से प्रयोग करने से बचना चाहिए। हमें खुद समझदारी दिखानी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएँ। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बर्बाद करके खुद ही चले जाएं और वो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो देखो ये एक नदी की पिक्चर है, कैसी कंडीशन हो गई इसकी, शुद्ध पानी कितना गंदा हो गया है। तो ये किसी यूज़ के लायक रह नहीं गया इसका पानी। अब चैप्टर कंप्लीट होता है, और एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो देख लेते हैं कि जो पहाड़ी है वो एक ऐसा भाग होती है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। देखो पहाड़ी और पर्वत थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। तो जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो ज़मीन होती है, जो पहाड़ी होती है, उसको पर्वत कहते हैं हम। जो 600 मीटर तक की हाइट होगी वहाँ तक तो वो पहाड़ी है, लेकिन अगर उसे ऊंची हाइट है उसकी, तो फिर वो पर्वत बन जाता है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, अगर आप कर पाएँ तो 8000 मीटर से ऊंचे जो भी पर्वत हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिससे कि कंसेप्ट हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।